हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 ऑफ अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा सीबीडीसी क्या है, साथ ही साथ डिजिटल करेंसी क्या होती है वो बताऊंगा। यूपीआई एनपीसीआई के बारे में आपको मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा और इन सब से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है बैट्स कैसे फ्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बैट्स के हैबिटेट के बारे में बताऊंगा। ऐसे कौन से जीन हैं जिनकी वजह से बैट्स को फ्लाई करने में मदद मिलती है, क्या इनको डिफरेंट बनाती है वो भी बताऊंगा। इनसे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है एलिफेंट की डेथ के ऊपर, जो कि हो रही हैं बिकॉज ऑफ बैरियर्स जो कि फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली लगाया जाता है। कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। तो इस आर्टिकल में आपको मैं एलिफेंट के जो एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताऊंगा, एलिफेंट के फीचर्स बताऊंगा, उनका हैबिटेट बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम्स है हैबिटेट को जो पूरे एलिफेंट्स हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। फोर्थ आर्टिकल बात करता है श्रीलंका किस तरीके से एक नेचुरल शील्ड के तरीके से काम करता है। शील्ड पर्टिकुलरली देखा जाए तो स्वेल शील्ड क्या होता है इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा मैं। तो इससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्वेल शील्ड किस तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बेटलाइज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल क्या बात कह रहा है? ये कह रहा है कि जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है। किस चीज़ के लिए? डिजिटल करेंसी को रिटेल पर्पस में यूज़ करने के लिए। मतलब दे आर नॉट इन हरी कि हमें भैया अब डिजिटल करेंसी कंज्यूमर को देना है और आए दिन रोज़मर्रा की जो काम होते हैं उसमें कंज्यूमर अब डिजिटल करेंसी यूज़ करे। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिजिटल करेंसी? यहाँ वर्ड दिख रहा है तो उसी के पहले सेंट्रल बैंक दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है ऐसी करेंसी जो कि डिजिटल फॉर्मेट में हो, साथ ही साथ इशू कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कर रहा है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई, उसके साथ अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती क्या है। ये इंडिया की पहली फिएट करेंसी है जो कि इश्यू और रेगुलेट की जाएगी सेंट्रल बैंक के द्वारा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिएट करेंसी? फिएट करेंसी का मतलब ये होता है ऐसी करेंसी जो कि किसी कमोडिटी के द्वारा बैक नहीं की जाती। अगर मैं कह रहा हूँ भैया ये आपकी करेंसी फिएट है, तो फिएट का मतलब ये है, जनरली क्या होता है कि अगर किसी ने 100 रुपए इशू किए हैं तो 100 रुपए के मुकाबले गोल्ड भी तो होना चाहिए ना, तो इसको कहेंगे कमोडिटी मनी। लेकिन अगर कभी मनी ऐसी यूज की जा रही है कि उसमें उसके बैक करने के लिए, मतलब अगर यहाँ पे 100 रुपए इशू हैं और कहा जा रहा है फिएट है, मतलब इसको बैक करने के लिए गोल्ड या कोई और चीज नहीं होगी, तो काम कैसे करता है? ये ट्रस्ट पे काम करता है। गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होता है कि भैया गवर्नमेंट ने करेंसी इशू की है तो चलेगी ही चलेगी। उसी चीज की फॉलोइंग ऑल ओवर कंट्री में वर्ल्ड वाइड चलती रहती है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? बेसिकली बात हो रही है डिजिटल करेंसी के रिगार्ड में। तो इसका पर्पस ये होता है कि भैया ये एक सिक्योर और एफिशिएंट गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल ऑल्टरनेटिव दे सके किसको? जनता को। किसका ऑल्टरनेटिव? कैश का। मतलब हर जहां आपको कोई भी सामान लेना होता है तो आप कैश निकालते हो फिर उसका इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे बात हो रही है भैया आपके मोबाइल में ही क्या होगा? आपकी डिजिटल करेंसी होगी और एग्जैक्टली जैसे कैश को यूज करते हो वैसे आप किसको यूज कर पाओगे? जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। बेनिफिट्स देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं फास्ट और चीप कर देगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को। जो आपकी फिजिकल कैश पे निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ेगा। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। साथ ही साथ ये हो सकता है कि भैया गवर्नमेंट अगर ये इस चीज़ को जो डिजिटल करेंसी है इसको ओवरऑल कंट्री में बहुत अच्छे तरीके से वाइड स्प्रेड कर देगी तो उससे लोगों की बैंकिंग हैबिट कम हो सकती है। क्योंकि अभी क्या होता है, पैसा अगर कैश में है तो उसको बैंक में ले जाके जमा कर देते हैं, लेकिन अगर डिजिटल वॉलेट में होगा, डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में होगा, वो भी सेंट्रल बैंक की, तो लोग क्या करेंगे? लोगों की बैंकिंग हैबिट्स चेंज हो सकती है। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा? जो क्रेडिट मेकिंग कैपेसिटी होती है बैंक्स की वो कम हो सकती है। मतलब आपको पता है ना कि अगर आप जो डिपॉजिट करते हैं बेटा, उसी डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज बैंक लोन में डाल देती है। उसी लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनका प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी जो डिजिटल करेंसी है इसके लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जिससे इसका यूज क्रॉस बॉर्डर में भी किया जा सके। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल बेसिकली क्रॉस आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर था। अब हम देखते हैं 23 में क्वेश्चन क्या है। एज इट इज है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर आपको स्टेटमेंट देखने हैं।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में मदद मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज पॉसिबल। अगर आपसे कभी भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है तो अपने आप से पूछो इज इट नॉट पॉसिबल, अपने आप से पूछिए, तो ऑब्वियसली इट वुड बी पॉसिबल। आर डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखा हो तो हमेशा पूछिए कांट इट बी, हमेशा एक क्वेश्चन टैग लगाइए उस स्टेटमेंट के बाद। जो स्टेटमेंट दिया आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार क्या ये होगा या नहीं होगा, तो सिंपल क्वेश्चन डाल दो, कैन इट बी, कांट इट बी, व्हाई कांट इट बी, हाउ कैन इट बी। ऐसे जब बोलोगे ना तो आपको एक अपना आपका दिमाग ना क्वेश्चन टैग जब आता है तो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, आंसर की सर्च करता है। लेकिन जनरली बोलोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रेन को कोई क्वेश्चन टैग मिल ही नहीं रहा है, तो उसी में भटकता रह जाएगा। ठीक है, चलो फिर आप देखिए 24 में किसके ऊपर पूछा है, डिजिटल रुपी के ऊपर पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल रुपी किस चीज की बात कर रहा है, ये डिजिटल करेंसी की ही तो कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो ये देखिए 24 में भी आया था, 23 में भी आया है, तो ये रेलेवेंट है। यहाँ पे देखोगे एनपीसीआई के ऊपर भी बात की गई है। एनपीसीआई क्या है, ये बेसिकली एक बॉडी है जिसका पर्पस क्या है, इंडिया में डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा प्रमोट करना। अब जनरली प्रमोट किसके द्वारा की जाती है, ये आरबीआई के द्वारा और जो बैंक के एसोसिएशन होते हैं उनके द्वारा इसको प्रमोट किया गया था, जिससे इंडिया में डिजिटल पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से क्या हो सके, एक्सटेंड हो सके। अगर एनपीसीआई की बात की जाए, ये बॉडी यूपीआई को हैंडल करती है, रुपए को हैंडल करती है, भीम, फिर फास्टैग वगैरह, ये सब कौन हैंडल करता है, ये आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही हैंडल करती है। इसी में एक वर्ड आता है यूपीआई, क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यूपी आपका एनपीसीआई के द्वारा 2016 को लॉन्च किया गया था। अब एक मतलब समझिए आसान सी भाषा में, यूपीआई वर्क कैसे करता है। यूपीआई इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस बॉक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स का अकाउंट पीएनबी में है, वाई का अकाउंट मान लेते हैं आपका आईसीआईसीआई बैंक में है। एक्स को वाई को पैसा भेजना है, लेकिन क्या करेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। तो यूपीआई ने कहा भाई एक काम करो, एक्स अपनी पीएनबी की इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टोर करो, वाई आप अपनी आईसीआई की इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टोर करो। तो अब सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे हो गई, एक प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यूपीआई। तो अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो पेमेंट है वो भेज सकते हो इंटर बैंक 24/7 विद सर्टेन लिमिट। तो ये होता है यूपीआई। यूपीआई का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बैंकिंग इंफॉर्मेशन अलग अलग बैंक्स की सेव करता है। इसीलिए आप नोटिस करोगे आपको यूपीआई यूज करने के लिए पहले यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको पिन डालना पड़ता है, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर मैच होना चाहिए जहां से आपका बैंक अकाउंट है, क्योंकि वो रजिस्टर करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फैक्टर होता है इसमें, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से काम करता है यूपीआई। क्यों, पहला फैक्टर तो ये है कि आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, दूसरा फैक्टर ये है कि आपके पास वो फोन होना चाहिए। अगर आपके पास वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होगा जहां से बैंकिंग आपकी कनेक्टेड है तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली 2 फैक्टर मतलब 2 गेट है। अगर आपको कोई भी पेमेंट सक्सेसफुल करना है तो आपको 2 गेट क्रॉस करना पड़ेगा। पहला गेट क्या है, आपको पिन डालना पड़ेगा, दूसरा गेट क्या है, आपके पास वो फोन होना चाहिए जिसके अंदर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है 1 2 3 4 कई बार समझा चुका हूं मैं। ठीक है, लेकिन 2 फैक्टर का मतलब आपको यहाँ पे समझा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। 1 फैक्टर मतलब बस एक गेट जहां पे आप पासवर्ड डालोगे, एंट्री करोगे। 3 फैक्टर मतलब 3 गेट, जैसे आपको पासवर्ड डालोगे आपके पास फोन तो होना ही चाहिए जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ओटीपी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका थर्ड में क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक लगेगा अगर आपको अपना गोल या एक्सेस चाहिए किसी चीज का। 4 फैक्टर में क्या होगा, 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। चौथा क्या होगा, आपकी लोकेशन देखी जाएगी, आपको उस लोकेशन पे होना पड़ेगा अगर आपको वो सर्विस या वो गोल चाहिए। जैसे आप नोटिस करोगे अगर आपको ट्रेन का टिकट ऑनलाइन लेना है अपने ऐप के ऊपर तो आपको स्टेशन पे होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, 2025 में यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में एनपीसीआई के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में देखिए एनपीसीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्टिकल से। तो आप नोटिस करो 2 क्वेश्चन आपके दिखे किसके ऊपर, वो है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के ऊपर। फिर यहाँ पे 4 से 5 मतलब आपको छोटे से आर्टिकल में अगर 6 से 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इट इज मोर देन इनफ कि आप इसकी रेलेवेंस समझ सकते हैं। 2018 में अगेन डिजिटल पेमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह दिया, चिप कार्ड जो डेबिट कार्ड होता है 4 फैक्टर करता है। मैंने अभी बताया कि ये आपका 2 फैक्टर करता है। ठीक है, कौन, जो आपका यूपीआई होता है 2 फैक्टर के ऊपर काम करता है ये, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है,
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या है? ये एक बेसिकली बॉडी है जिसका काम है रिसर्च करना। तो इन्होंने एक फाइंडिंग की है, उस फाइंडिंग में पता चला है कि भाई साहब जो श्रीलंका है वो एक स्वेल शील्ड की तरीके से काम करता है इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट। अगर आप देखोगे ये इंडिया, ठीक है, ऐसे करके साउथ ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये रहा साउथ ईस्टर्न कोस्ट। तो इस साउथ ईस्टर्न यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट को बचाता है, शील्ड करता है। वो किस चीज से शील्ड करता है? वेव से। तो अब यहाँ पे स्वेल शील्ड क्या होती है, स्वेल वेव्स क्या होती है? बेसिकली स्वेल वेव्स क्या होती है बेटा? ये एक आसान सी भाषा में जो बहुत ही आपके सी होते हैं बड़े बड़े, आप नोटिस करोगे अगर ऐसे पूरा एक लॉन्ग प्लेन आपको सी दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पे जब बहुत सारी वेव्स जनरेट होती हैं, वहां पे टाइड्स जनरेट होता है हंड्रेड ऑफ किलोमीटर दूर, तो धीरे धीरे उसका मूवमेंट होता है। तो जब मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं लैंड पे आके वो मूवमेंट टकराएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर यहाँ पे श्रीलंका नहीं होता तब वो आके साउथ ईस्टर्न हिस्से में बेसिकली टकराता सारी की सारी वेव्स। तो स्वेल वेव्स का मतलब आपको मैंने समझा दिया, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है बल्कि सदर्न ओशन में ओरिजिनेट होने वाली वेव्स होती हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग होती हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी कही जाती हैं, ठीक है। इससे फ्लडिंग इरोशन भी हो सकता है अगर सही तरीके से नहीं, जैसे अगर देखोगे साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो होता है केरला में, वहां पे फ्लडिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु का रीजन है यहाँ पे उतना नहीं हो पाता क्योंकि श्रीलंका एज अ शील्ड काम करता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये नेचुरल लैंड मास एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। कौन नेचुरल लैंड मास? आपका श्रीलंका। तो अब जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो आपके कोस्टल चेंजेस हैं वो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, जो स्वेल वेव्स हैं, स्वेल वेव्स मतलब स्वेल का मतलब क्या होता है, सूजी हुई, ऐसे ही समझो। स्वेलिंग मतलब क्या है, ऐसी वेव्स जो कि बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भैया अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे इन स्वेल वेव्स का पाथ भी चेंज हो सकता है, तो इम्पैक्ट हो सकता है मैरीन हजार्ड के ऊपर। अब तमिलनाडु में और क्या है वो सोचो, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा डुगोंग, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मैनग्रोव के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव। अब डुगोंग के बारे में क्या पता होगा, ये एक मैरीन मैमल होता है। मैमल मतलब ऐसे जानवर जो कि अंडे नहीं देते बल्कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। ये एक लौता हर्बीवोरस मैमल है। इसके ऊपर क्वेश्चन 2014-15 में ही पूछा गया है, 2019 में ही पूछा गया है, तो इसलिए जरूरी है। मैनग्रोव्स के ऊपर ऑलरेडी पूछा गया। मैनग्रोव्स क्या है? मैनग्रोव्स प्लांट की स्पीशीज हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, जिनके ऊपर बोलते हैं ना खारे पानी में होती हैं कोस्टल एरियाज में, और ये मदद करती हैं वेव से बचाने में वहां पे जो लैंड होता है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एलिफेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात ये हो रही है, जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज है उन्होंने कर्नाटक और केरला में एक प्रॉपर स्टडी की, तो पाया कि भैया जो ह्यूमन एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रोकने के लिए जो ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रेंचेस मतलब जो एक बाउंड्री बनाई जाती है कि एनिमल ना एंटर करे ह्यूमन हैबिटेट में, तो उसके बनाने क्या करते हैं, ट्रेंच बनाएंगे और फिर वहां पे एक फेंसेस खड़ी कर देंगे, सोलर वो रहेगी, इलेक्ट्रिक फेंसेस रहेंगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एलिफेंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट इन द मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक करने से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किलिंग हो रही है और इंजरी हो रही है। किसको? एलिफेंट्स को हो रही है। तो इस पूरी आर्टिकल का एक मतलब है कि भाई ये जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने स्टडी किया है उसमें यही पता चला है कि जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए फेंसेस लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं, उससे एलिफेंट्स का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब मेन आर्टिकल किसके ऊपर है? एलिफेंट्स के ऊपर। तो आपको एलिफेंट्स के ऊपर अब मैं बताता हूं। इसका साइंटिफिक नेम आपका क्या है? एलिफेस मैक्सिमस, ठीक है। एशियन एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनके कान बहुत बड़े होते हैं, ये मेन आपको पता होना चाहिए, कान बड़े होते हैं। एशियन के छोटे होते हैं। जो इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, ह्यूमन का 9 महीने होता है, ठीक है, इनका 22 महीने होता है, लॉन्गेस्ट होता है लैंड एनिमल में। लाइफ स्पैन 60 से 70 साल वाइल्ड में रह सकते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें जो हर्ड होता है, जो ग्रुपिंग होती है, उसमें फीमेल होती है, फीमेल हेड कही जाती है, जिसको कहा जाता है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इनकी डाइट हर्बीवोरस होती है। इनका की ट्रेट्स देखा जाए तो ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। इनको एम्पैथेटिक भी कहा जाता है, ये इनके अंदर दया इमोशंस भी होते हैं। तो बेसिकली ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ एलिफेंट को की स्टोन स्पीशीज कहा जाता है। ये इकोसिस्टम को शेप करने में बहुत मदद करते हैं। अब क्वेश्चन हो रहा है सर इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसी जगह होती है जहां पे लिविंग
नॉन लिविंग आपस में इंटरैक्ट करके रहते हैं। तो एलिफेंट जब रास्ते से गुजरते हैं, जो बड़े बड़े इनके पाँव है ना जमीन पे जब पड़ते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा सीड आते हैं। अब बोलो सर कैसे होता है सारी चीजें? पहली चीज तो क्या है, जो इनका एक तरीके से बोलते हैं ना, इनका जो रेसिड्यू होता है, यूरिन होता है, फिर जो पूरी तरीके से स्टूल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होती है। तो सॉइल में जब डीके होगा तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ेगी। फर्टिलिटी बढ़ेगी, अगर वहां पे वेव्स होंगी, वेव्स इन द सेंस अगर वहां पे पेड़ पौधे होंगे तो वहां पे पत्तियां गिरेंगी। पत्तियां गिरने से क्या होगा, वहां पे और ज्यादा इकोसिस्टम थ्राइव करेगा। पहला तरीका तो ये हो जाएगा। साथ ही साथ ये होता है कि जहां जहां अपने पाँव रखते हुए जाते हैं, वहां पे वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वहां के जीव जंतुओं को भी हेल्प भी करता है, नुकसान भी करता है, दोनों चीज करता है। ठीक है, इसलिए हम कैसे कह सकते हैं, म्यूचुअलिज्म भी होता है, एमेंसिलिज्म भी होता है। अगेन अभी आपको उन सब चीजों पे नहीं जाना, बेसिक आपको एलिफेंट के बारे में पता होना चाहिए। एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड क्या है, क्या लाइफ है, और इनका हैबिटेट का एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अब देखो यूपीएससी 20 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लीडर इज फीमेल, एब्सोल्युटली राइट। मैक्सिमम जेस्टेशन 22 महीने, ऑलरेडी बता दिया, राइट। अब क्या कह रहे हैं, एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काफिंग टिल 40 ईयर्स ओनली। कैन दे गो जस्ट टिल 40 ईयर्स? अगर मैं आपसे बोलूं कांट दे डू कार्विंग एट 41 ऑफ एज? ऑब्वियस सी बात है, ओनली कह दे रहे मतलब 40 के आगे होगा ही नहीं ना, तो ये चीज गलत हो जाती है। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अभी मैंने आपको बताया ये केरला नहीं बल्कि कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी, तो 1 और 2 इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इतना बड़ा आर्टिकल है, लेकिन सिर्फ एक चीज के ऊपर बात होती है कि जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, फ्लाई कैसे करते हैं। पहली चीज समझो, जो बैट्स होते हैं बेटा, ये भी क्या होते हैं, ये मैमल होते हैं। अगर आप बर्ड्स को देखोगे, चिड़िया देखो, कबूतर देखो, तो उनके अंडे होते हैं, राइट। लेकिन बैट्स एक लौते ऐसे मैमल हैं जो कि आपका यंग वंस को बर्थ, मैमल का मतलब ये होता है भाई ऐसे जीव जो कि आपके अंडे ना दें बल्कि डायरेक्टली लाइफ बर्थ को देते हैं। ठीक है बच्चों को, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये इकलौते ऐसे मैमल हैं, पूरी मैमल किंगडम में ये इकलौते ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, जिनके पास पावर्ड फ्लाइट है। अब सोचो पावर्ड फ्लाइट मतलब क्या होता है। अब जनरली बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, बर्ड्स ये होती हैं, पहले तो लिफ्ट करती हैं बर्ड, लिफ्ट मतलब ऊपर जाती हैं ऐसे करके, फिर थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट में क्या होगा, आगे जाएंगी, मतलब ये ऊपर भी जा रही है बर्ड, आगे भी जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी किसी मैमल को उड़ते हुए देखा है? जैसे चिड़िया उड़, तोता उड़, हाथी उड़ होता है, तो हाथी को उड़ते हुए देखा है? लेकिन ऐसे बोला है चमगादड़ उड़, चमगादड़ तो उड़ता है, लेकिन वो एक मैमल है। तो आपको पता होना चाहिए, जो कैटेगरी आप नोटिस करोगे अलग अलग, जैसे आपको मैंने क्या बताया, डुगोंग एक मैमल है, हाथी एक मैमल है, ह्यूमन भी एक मैमल है, समझ रहे हैं। तो ये सारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो अंडे तो नहीं देते हैं, वो लोग यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो सेम यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है। ये एक लौता ऐसा मैमल है जिसकी पावर्ड फ्लाइट होती है, बाकी कोई भी मैमल उड़ नहीं सकता है, केवल चमगादड़ ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बैट्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये उड़ कैसे सकते हैं, उसके पीछे रीजन है। तो इनका एक लौते मामिल कैसे बन गए, तो उसके पीछे रीजन क्या है, एक जीन है जिसका नाम क्या है, MeS2 और TBX3। अगेन इसको रटना नहीं है, ये दो जीन कही जाती हैं जिन्होंने एक्टिवेट कर दिया इनके विंग्स को इस तरीके से कि ये उड़ सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, थ्रस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब आगे भी जा सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक इस पूरे के पूरे आर्टिकल का मतलब है। मैंने बहुत ही क्रिस्टल भाषा में आपको बता दिया, पूरा पढ़ लोगे लेकिन सोचो कि सर हम क्या निकालें अपने लिए। बेटा सिर्फ एक चीज निकालो, उड़ते कैसे हैं, उड़ कैसे सकते हैं। यहीं पे आपको पता होना चाहिए जो आपके फ्लाइंग बैट्स में और कोई मैमल है, सुनोगे फ्लाइंग स्क्विरल सुनते हो, ये भी एक क्या है, ये मैमल है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान दोगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। चलो ये एक क्वेश्चन अलग है, लेकिन पॉइंट देखो, फ्लाइंग स्क्विरल है तो ये जो उड़ता है बेटा, ये कोई पावर्ड फ्लाइट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हवा का बोलते हैं ना, उड़ेगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप मारता है खाली फ्लाइंग स्क्विरल। ऐसा नहीं है कि भैया ये हवा में एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से उड़ सकता है, लेकिन बैट्स उड़ सकते हैं। तो ये एक तरीका पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा गया, क्या बोला गया, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज placed under vermin category in Wildlife Protection Act. This statement is right. The Indian flying fox feeds on blood of other animal. तो अगर आप थोड़ा पता होगा तो जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स हैं ये फ्रूट्स को जनरली होते हैं, ठीक है, फ्रूटीवोरस जिसे आप कहोगे, फ्रूगीवोरस, तो ये उस कैटेगरी में डाल जाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखिए क्या सीखा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी। पहली चीज तो क्या है, ये जो इनके विंग्स होते हैं, विंग्स में जो अलग अलग इनके फिंगर्स टाइप होते हैं, अगेन फिंगर नहीं बोलोगे बट ये जो ऐसे आप विंग्स देखते हो वो कनेक्ट होती है स्किन के साथ। ठीक है, मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें, उसका नाम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइरोपैटिगुम। ठीक है, इसको कहते हैं पायरो
पैटिगुम कहते हैं। आपको अगेन रटना नहीं है, ना ही यूपीएससी में पूछेंगे, ये सिर्फ इसलिए बताऊं ताकि आपको आइडिया लग सके, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि चमगादड़ उड़ते कैसे हैं, पहली चीज ये पता होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या पता होनी चाहिए कि चमगादड़ में ऐसा है क्या, वो अब उड़ रहे हैं तो इकलौते मैमल हैं जो उड़ रहे हैं, बाकी कोई भी मैमल नहीं है जो उड़ रहा है। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स मैमल नहीं है, बर्ड्स की एवियन स्पीशीज होती है, लेकिन ये जो चमगादड़ है इनकी एवियन स्पीशीज नहीं है, इनकी स्पीशीज क्या है, इनकी स्पीशीज मैमल है। तो यूपीएससी में कैसे लिख सकते हैं, बैट्स आर एवियन, गलत हो जाएगा। अगर लिख रहे हैं कि बैट्स आर मैमल, तो या फिर लिखते हैं बैट्स आर ओनली मैमल विच हैज आपका पावर्ड फ्लाइट, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये स्टेटमेंट सही है। वहीं पे लिख देंगे फ्लाइंग स्क्वेरल्स आर ओनली मैमल विच हैज पावर्ड फ्लाइट, जैसे पावर्ड फ्लाइट लिख रहा है तो पावर्ड फ्लाइट मतलब क्या है, इनकी जो उड़ने की तरीका होगा ये पावर्ड होगा। कैसे पावर्ड होगा, क्योंकि ये लिफ्ट करेंगे और फिर थ्रस्ट लगाएंगे, आगे जाएंगे। तो फ्लाइंग स्क्वेरल में ये सब नहीं होता, फ्लाइंग स्क्वेरल बस जंपिंग करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।